हाँ भाई बच्चों, सॉरी यार बच्चों। एक्चुअल में मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था आज। पता नहीं लॉगिन का कुछ इशू आ रहा था, तो मैं 10 मिनट से उसी में लगा हुआ था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 10 मिनट से क्या है, मैं लॉगिन ही में लगा हुआ था। और उसमें टेक की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी एक, है ना। तो जब मैंने टेक टीम को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि सर आप ये मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से लॉगिन में आपको दिक्कत आ रही। तो फिर मैंने लॉगिन किया। जैसे आप लॉगिन करते हो ना, वैसे हम लोगों का भी लॉगिन पोर्टल होता है, जिसमें लॉगिन करने के बाद मैं क्लास में जाता हूँ। गुड मॉर्निंग, खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सब लोग बताओ कल के पेपर में आप लोगों के मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं। कल माइनर टेस्ट था, आधार टेस्ट था या प्रवीण टेस्ट था? पहले तो ये बताओ, आधार टेस्ट था कि प्रवीण? प्रवीण था, क्योंकि 600 नंबर बता रहे हो तो फिर वही है, प्रवीण। ठीक है। 432, 450, 338, 614, 615, 600। ठीक है, ठीक है, ओके। 400, 500, 300, 568, 520, 442, 580। ठीक है। 502, जीरो, 508, 646। वेरी गुड। 646। अब 600 से, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 603। हाँ, सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर बेटा कल बताऊंगा, आज नहीं, है ना, क्योंकि आज मैं पेपर को एनालाइज करूंगा। मुझे ध्यान है, पेपर तो मैं नहीं बनवाया है, मगर मैं बहुत सारी चीजें चलती हैं ना, तो एक बार आज मैं फिर पेपर देख के बताऊंगा आपको। 610, 608 सेफ स्कोर भी बताऊंगा, सारा कुछ डिस्कस भी करूंगा कल। 675। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सारे बच्चे ईमानदारी से बताएंगे। 3 से 4 मिनट लूंगा, फिर क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप सारे बच्चे बस मुझे ईमानदारी से बताना, इसमें कहीं बेईमानी कोई भी बच्चा मत करना, कहीं बेईमानी कोई भी ना करना। क्यों? क्योंकि उससे आपके फ्यूचर में इंपैक्ट पड़ेगा। तो सारे बच्चे में से वो बच्चे मुझे बताएं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर नहीं दिया है, मतलब वो फुल प्रिपरेशन के साथ नहीं थे, अपना बेस्ट एफर्ट मारने नहीं गए थे। मतलब उन्होंने क्या है, नोटबुक देख ली, 2 4 क्वेश्चन लगा लिए या नोटबुक रिवाइज कर ली और पेपर देने पहुंच गए। ऐसे कितने बच्चे हैं? वो बस हाथ उठाएं या मी लिखें। ऐसे कितने बच्चे हैं? देखो, मैं जो बात कहूंगा ना, वो तुम्हें बुरी लगेगी ही लगेगी। अब जो मैं कहने वाला हूं वो पक्का बुरी लगेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और मैं कहूंगा भी जरूर। क्यों? क्योंकि मेरा काम है सही बात देना और अच्छी एडवाइस देना और सही गाइडेंस करना। हाँ, डीपीपी नंबर 4 दे दिए बेटा, आज अपलोड हो जाएगी। मैंने दे दी थी, हो सकता है उन्होंने अपलोड कर दी हो, आप फिर से देखोगे मिल जाएगी। अब देखो, जल्दी से मुझे बात खत्म करने दो। देखो यार, आप जितना भी टेस्ट पेपर है, यदि आप ये मान के हमेशा जाओगे कि ये नीट का पेपर है, नीट का पेपर है, तो आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे। आप मुझे बस इतनी सी बात बताना, गौर से मेरी बातें सुनना। आप मुझे इतनी सी बात बताओ, मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने डीपीपी लगाई, ठीक है? इसी तरह आपने एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा, एक बायो का पढ़ा होगा, जूलॉजी का पढ़ा होगा, एक बॉटनी का पढ़ा होगा। अब आप बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि उस चैप्टर में तुम्हें कितना आया है, तुमने कितना गेन किया है, या तुम्हारी इफिशियंसी उस चैप्टर में कितनी है? कैसे पता चलेगा? कौन सा थर्मामीटर आएगा भाई? फीवर नापने के लिए थर्मामीटर आता है, नॉलेज नापने के लिए कौन सा थर्मामीटर आएगा? कि आपके मुंह में थर्मामीटर लगा दिया गया, ओ मोल कॉन्सेप्ट में 95% इफिशियंसी है, अच्छा फिजिक्स में 98% इफिशियंसी है, बॉटनी जूलॉजी में 99% इफिशियंसी। कौन सा थर्मामीटर आएगा? ऐसा कोई थर्मामीटर बाजार में है? नहीं है। वो थर्मामीटर है टेस्ट। वो थर्मामीटर क्या है? टेस्ट। टेस्ट आपको बताता है कि आपने उस चैप्टर में कितना सीखा है और कितना अपने दिमाग में तुम स्टोर करके बैठे हो और किस समय में कितना परफॉर्म कर पा रहे हो।
तो जब भी नहीं, हमेशा हमेशा टेस्ट ईमानदारी से दे, हमेशा सारे बच्चे टेस्ट ईमानदारी से दे, मतलब पूरी ताकत से पढ़ के जाया करो, नहीं तो टेस्ट का कोई फायदा नहीं है यार। हम लोग हर संडे टेस्ट ले रहे हैं, आप देख के बता दो, आप लोग तो जानते ही हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, XYZ जितने भी आप जानते हो 4-5 है, उनमें से किसके यहां हर संडे टेस्ट है? हर संडे टेस्ट कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है, हम लोग ले रहे हैं। मगर उसका बेनिफिट तभी आएगा जब आप ईमानदारी से टेस्ट दोगे, मतलब आप टेस्ट को यह मान के किया करो कि यार हम पूरी ताकत से देंगे, लापरवाही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ईमानदारी से टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ईमानदारी से टेस्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ, मंथन 2.2 वालों के लिए भी मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा उनके भी, पहले इन लोगों को निपटा दो, बदमाशी कर रहे हैं। आपको हर संडे टेस्ट दे रहे हैं, एक एक चैप्टर की इतनी ज्यादा प्रिपरेशन चल रही है। अब जरा आप गौर से समझो, मोल कॉन्सेप्ट के कितने टेस्ट हो चुके हैं? ये टेस्ट नंबर 3 था या 4 था? ये टेस्ट नंबर 3 था। सोचो, पहला टेस्ट भी मोल कॉन्सेप्ट का, दूसरा टेस्ट भी मोल कॉन्सेप्ट का, तीसरा टेस्ट भी मोल कॉन्सेप्ट का, चौथा टेस्ट भी मोल कॉन्सेप्ट का होगा। एक एक चैप्टर के 4-4 टेस्ट दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो? यदि मैं माइनर टेस्ट लेता हूं तो 20 और मेजर लेता हूं तो 45। भैया टेस्ट के फॉर्म में कम से कम 100-150 क्वेश्चन कर ले रहे हो, डीपीपी के फॉर्म में 100 क्वेश्चन कर ले रहे हो, और नीट एडवांस की अभी बुक आएगी उसके फॉर्म में भी 100 क्वेश्चन करोगे। मगर ये सब रिजल्ट में कन्वर्ट तभी होंगे जब ये सारी चीजें आप ईमानदारी से करोगे, ये सारी चीजें ईमानदारी से करोगे। बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से टेस्ट दिया है, मगर जो बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से नहीं दिया है कि बस कॉपी शाम को, सैटरडे की शाम को ऐसे ऐसे किया और जाके टेस्ट दिया है। हम सैटरडे की ऑफ आपको क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं भाई? हम सैटरडे की लीव आपको इसलिए दे रहे हैं ना कि आप पूरी जान लगा के प्रिपरेशन करके संडे को टेस्ट दो जाके, नहीं तो हम लोग भी वही करें जो सब लोग कर रहे हैं कि अल्टरनेट संडे तुम्हारा टेस्ट कर देते हैं, महीने में बस 2 टेस्ट। आप ध्यान रखें, पूरी ताकत से जाके पेपर को देंगे आज के बाद। और जिन बच्चों ने, अब मैं कल इसका मतलब एनालाइज करके बताऊंगा, टेस्ट की एनालिसिस कल दूंगा मैं सबको। हाँ 675 आ रहा है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड शिवा। हर संडे टेस्ट है, उसको ईमानदारी से दीजिए, कोई भी बच्चा उसमें गड़बड़ ना करे। अब बात आ जाती है, हाँ ठीक है, अब इस बात को लीव कर दे। अब बात आ जाती है मंथन 2.0 की। मंथन 2.0, जो बच्चे मंथन 2.0 के हैं या 2.0 है, उनका कल से ओरिएंटेशन स्टार्ट है। आज हम लोगों ने क्या किया है, आज टेक टीम जितने भी बच्चों ने मंथन इन्फिनिटी, जितने भी बच्चों ने मंथन इन्फिनिटी प्रो ले रखा है, उनको मंथन 2.0 अलॉट किया जाएगा। तो इसलिए आज का दिन हम लोगों ने छोड़ दिया, कल से मंथन 2.0 के ओरिएंटेशन क्लासेस गाइडेंस चालू हो जाएगा। हाँ वेरी गुड बेटा किरण, हाँ अगली बार टेस्ट पूरी, हाँ नीट एडवांस बुक हम लोगों को करनी है, केमिस्ट्री में हम लोग करेंगे। हाँ नेक्स्ट टेस्ट हमारा माइनर टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट हमारा माइनर टेस्ट होगा। माइनर टेस्ट का मैं सिलेबस बता देता हूं। नेक्स्ट टेस्ट हमारा आधार टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4 जो है, टेस्ट नंबर 4 जो है वो आधार टेस्ट है। आधार 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 टेस्ट का सिलेबस क्या है? स्टाइक्योमेट्री। यार इतने टेस्ट दे रहे हैं, ईमानदारी बरतो भाई, हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। स्टाइक्योमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म दो टॉपिक है, कंप्लीट स्टाइक्योमेट्री, कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट टेस्ट आपका आधार टेस्ट है, उसका सिलेबस ये है, उसका सिलेबस ये है। नेक्स्ट टेस्ट आपका आधार टेस्ट है, उसका सिलेबस ये है, ठीक है। हाँ ठीक है, यस
इतनी बात समझ गए सब लोग? अब पढ़ाई चालू करते हैं, बीच बीच में सारी बातें करते रहेंगे, ठीक है? सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। लास्ट क्लास, आज लिक्विड सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने वेपर प्रेशर स्टार्ट किया था, पहले लेक्चर में मैंने वेपर प्रेशर स्टार्ट किया था। आज लिक्विड सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर है। तो आपको पता है कि जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो पिछले लेक्चर का मैं टेस्ट लेता हूं, 2 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का पिछले लेक्चर का टेस्ट लेता हूं, जैसे पिछला टॉपिक भी रिवाइज हो जाए और साथ साथ में आपको यह भी समझ में आए कि आपने पुरानी बातें, पिछले लेक्चर की बातें कितनी गेन की है। हाँ सर, कौन सी बुक लेनी है? नीट एडवांस बुक, केमिस्ट्री की बुक मैंने लिखी है, उसके सारे क्वेश्चन, ठीक है? बॉटनी की तरुण सर ने लिखी है, फिजिक्स की एसीपी सर ने लिखी है, जूलॉजी की एमडी सर ने लिखी है। तो नीट एडवांस का कॉम्बो आप सबको बच्चों को लेना है। हाँ एसीपी। अच्छा, एक अभी अभी एसीपी सर का फोन आया है, तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। आज जैसे पहली क्लास मेरी होती है, दूसरी फिजिक्स की होती है, तीसरी बायो की होती है। आज दूसरी क्लास फिजिक्स की होगी, दूसरी क्लास बायो की होगी, तीसरी क्लास फिजिक्स की होगी। पहले मैं लूंगा, फिर बायो की क्लास होगी एमडी सर की, फिर फिजिक्स की क्लास होगी। एसीपी सर, ठीक है, किसी जगह से किसी जगह आ रहे हैं तो वो जाम में फंस गए, तो वो 10 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, देर से पहुंचेंगे। इस वजह से पहली क्लास मेरी होगी, दूसरी क्लास एमडी सर की होगी, तीसरी क्लास फिजिक्स की होगी। ठीक है? ठीक है, यस। अब चलो पढ़ाते हैं बात। चलो सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, सभी बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। पहला क्वेश्चन टीएसडी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। चलो भाई टेस्ट दो, बाकी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। हाँ, बुक में बेटा सारे चैप्टर हैं, बुक सब टॉपिक वाइज होगी, चैप्टर वाइज होगी, बिल्कुल बुक बुक की तरह होगी, न्यूमेरिकल बुक होगी वो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन, बताइए लिक्विड का वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे, शेप ऑफ कंटेनर पे, या सभी पे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है। बताइए। यस 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 यस, लास्ट क्लास में ये पढ़ा तो दिया था ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा तो दिया था, मुझे याद है कि मैंने वहां तक शायद पढ़ा दिया था। यस, ओके। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कि सिर्फ लिक्विड के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना लिक्विड के अमाउंट पे, ना किसी पर। ऐसा क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। जो इक्विलिब्रियम लिक्विड और वेपर के बीच में स्टेबलाइज हुआ है, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसी वजह से वेपर प्रेशर भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसी वजह से वेपर प्रेशर भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब टीएसडी नंबर 2, सारे बच्चे आंसर बताएं। 10 ग्राम लिक्विड है, वेपर प्रेशर 200 mm of Hg. If amount of liquid is increases 10 times, then vapor pressure of liquid becomes, बताइए यदि अमाउंट को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो वेपर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? बताइए।
यदि अमाउंट को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो वेपर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? क्योंकि कल हम लोगों ने सिर्फ डिफिनीशन बताई थी लास्ट क्लास में, और ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था। यस 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 यस, वेरी गुड। देखो, वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप अमाउंट चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर थोड़ी चेंज कर रहे हो। और जब टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी चेंज नहीं होगा। मतलब जितना वेपर प्रेशर की वैल्यू थी उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। वेपर प्रेशर में जरा भी चेंज नहीं आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। अब सारे बच्चे मुझे ये बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, दो में से कितने सही। ये पिछली क्लास का टेस्ट, डेली टेस्ट होता है। जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, डेली क्लास में टेस्ट होता है 2 क्वेश्चन का, और उसका सिलेबस क्या होता है पिछली वाली क्लास में जो पढ़ाया है। वेरी गुड वेरी गुड, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2। आरती 1 कैसे तुम्हारा सही है? सब बच्चों के 2 सही हैं। अब है तुम्हारे 0 कैसे सही है? तुम आज पहली क्लास में हो क्या? आज तुम्हारी पहली क्लास है? यस, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, वेरी गुड। एक गलत हो गया तो बेटा आरती तुम मारे जाओगे, एक गलत हो गया। 4 लाइनें कल पढ़ाई थी, वो भी तुम रिवाइज करके नहीं आ पाए हो, वो भी तुम रिवाइज करके नहीं आ पाए हो। भाई अपनी गलतियों को हम सुधारेंगे नहीं तो हम सेलेक्ट कैसे होंगे? सेलेक्ट कैसे होंगे? देखो मेरी बातें आपको खराब लगेंगी लगेंगी, मगर भैया तुम सेलेक्ट कैसे होगे यदि छोटी छोटी गलतियां करोगे? जब इतनों से सिलेबस तुम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कल जो 4 लाइनें पढ़ाई थी उनको तुम अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पा रहे हो, उनके पॉइंट मिस कर रहे हो, तो वहां तो पूरा पूरा सिलेबस कम आएगा, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी जियोलॉजी, पूरी बॉटनी। चलिए, तो ध्यान रखिए, सब लोग अच्छे से रिवाइज करके आइए, उस पर मक्कारी मत करिए। तो चलो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं जहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। अब देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर। आपको मैंने ये तो बता दिया था कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ये तो बता दिया था, मगर कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा ये तो नहीं बताया था, है ना? ये तो नहीं बताया। और यदि बढ़ेगा तो निकाला कैसे जाएगा, कितना बढ़ेगा? तो अब इस बात को डिस्कस करते हैं, अब इस बात को डिस्कस करते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन वेपर प्रेशर। तो देखो हमारी इक्विलिब्रियम क्या थी? हमारी इक्विलिब्रियम ये थी, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम थी। यही इक्विलिब्रियम थी कि नहीं? और ये इक्विलिब्रियम कैसी है? एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि आप लिक्विड से कहां जा रहे हो? वेपर में। आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो। आप कहां जा रहे हो बच्चों? लिक्विड से वेपर में जा रहे हो। इसलिए रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। क्यों? लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को आप ब्रेक करोगे, और यदि किसी भी तरह के फोर्स को ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। लिक्विड के बीच में ये रहता है, एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है, और जब ये वेपर बनाएगा तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। तो यहां से यहां तक जाने के लिए उनको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और यदि वो ये ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उनको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी दी जा रही है। तो यदि आप एनर्जी दे रहे हो तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब गौर से समझिएगा, यदि कोई भी इक्विलिब्रियम, यदि कोई भी इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक है, कोई भी इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होता है। देखिए इक्विलिब्रियम, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, यहां लिख रहा हूं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्टेड एंडोथर्मिक साइड, एंडोथर्मिक साइड
side if temperature of equilibrium system का मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम सिस्टम मतलब रिएक्शन इंक्रीजेस यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में जाएगा। अब एंडोथर्मिक किधर है ये आपको देखना है। यदि एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यदि एंडोथर्मिक बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होता है। अब आप बताओ एंडोथर्मिक किधर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है या बैकवर्ड? लेफ्ट टू राइट रिएक्शन कैसी है? एंडो। लेफ्ट टू राइट रिएक्शन कैसी है? एंडो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे बताओ यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो वेपर ज्यादा बनेगी कि कम? वेपर ज्यादा बनेगी, ज्यादा फॉर्म होगी ए, या कम फॉर्म होगी? बताओ। यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो वेपर ज्यादा फॉर्म होगी या कम फॉर्म होगी? सारे बच्चे बताएं। इधर वेपर है, इधर से इधर जाना फॉरवर्ड डायरेक्शन बोला जाता है। तो यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वेपर कम फॉर्म होगी कि ज्यादा? ज्यादा फॉर्म होगी। यस, ज्यादा फॉर्म होगी। यदि वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है? लिक्विड की वेपर जो प्रेशर जनरेट करती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। और लिक्विड की वेपर क्या होगी? वेपर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, वेपर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, है कि नहीं। लिक्विड की वेपर इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर जनरेट करती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा प्रेशर आएगा। क्लियर है? तो यदि मैं कह दूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्यों? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो वेपर ज्यादा बन गई, और वेपर ज्यादा बन गई तो प्रेशर बढ़ गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जिससे वेपर ज्यादा बनती है। वेपर ज्यादा बनती है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ खुशी बेटा, यदि आपने मंथन इन्फिनिटी ले रखा है तो ऑटोमेटिक आपको वो मिल गया होगा मंथन 2.2, या मिल जाएगा आज शाम तक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओके ठीक है, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जरा देखो, तो इस बात को मैं सीएचडी में लिख रहा हूं, इस बात को मैं सीएचडी में लिख रहा हूं, शॉर्ट नोट्स। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें फार्मूला भी है, कॉन्सेप्ट भी है, डिफिनीशन भी है। मैं आपको शॉर्ट नोट साथ साथ बनवाता जा रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट नोट साथ साथ बनवाता जा रहा हूं। देखो, तो पहला पॉइंट क्या आया? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस in temperature. Vapor pressure of liquid increases in increasing of temperature. Increasing
ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इक्विलिब्रियम, because equilibrium shifted forward direction, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा। और आप लोग जानते हैं कि मैं हर लाइन पे क्वेश्चन कराता हूं। यदि आपके पास, श्वेता बेटा आपके पास लास्ट ईयर के सीएसडी हैं तो बस उसमें एडिट कर लो, यदि कुछ आपको एक्स्ट्रा दिखे तो एडिट कर लेना। किसी भी बच्चे के पास लास्ट ईयर के नोट्स हैं, मेरे लास्ट ईयर के मेरे सीएसडी हैं, तो वो उसमें एडिट करता चले, बार बार लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, उसमें एडिट करता चलो, ठीक है? एडिट करते जाओ जो आपको सही समझ में आए। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर इस पॉइंट पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन बताओ। सारे बच्चे इस क्वेश्चन के जवाब दें। बॉइलिंग, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट पे है, सॉरी रुक जाओ, ये वाला नहीं है, ये वाला क्वेश्चन देखें। हाँ ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे था, ये करिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट 300 केल्विन इज x एटमॉस्फेयर if the temperature of container increases 400 Kelvin, then the vapor pressure of liquid A will be at 400 Kelvin। बताइए, आंसर दीजिए। 300 केल्विन पर वेपर प्रेशर, 300 केल्विन पर वेपर प्रेशर जो था वो x एटीएम था। 400 केल्विन पर कितना होगा? हर एक पॉइंट पे मैं क्वेश्चन कराता हूं, हर एक पॉइंट पे, एक छोटी सी लाइन पे भी क्वेश्चन कराता हूं। हाँ बताइए, आपको ईमानदारी से मेरे साथ साथ करना है। आपने क्या किया है? टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, इसका मतलब जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो x से ज्यादा होगा, जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो x से ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर क्या आएगा? ए। क्योंकि जो भी वेपर प्रेशर होगा वो x से ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, यहां तक बात हम लोगों ने कर ली और उस पर क्वेश्चन भी कर लिया। अब जरा इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखिए। किसी बच्चे ने पूछा सर कितना बढ़ जाएगा? आपने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने कहा हाँ, कितना बढ़ जाएगा? यदि मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वेपर प्रेशर कितना बढ़ेगा? कैलकुलेट कैसे करोगे? तो देखो, कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन होती है ये, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू enthalpy of vaporization divided by 2.3032 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। क्या है? P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 केल्विन, P1 है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T2 केल्विन, P2 है। और आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो ये फार्मूला आपको बताएगा कि कैसे निकालोगे। और डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। ये देखो,
तो सारे बच्चे जरा समझ पाए क्या हो रहा है। यदि वो कहता है कि निकालोगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना वेपर प्रेशर बढ़ा, तो इस फार्मूले से निकालोगे। लॉग P2 अपॉन P1 डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब बात आती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। अब मेरी बात गौर सुनना, देखो इस फार्मूले पर बेस्ड अभी तक कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है। इस फार्मूले पर बेस्ड अभी तक कोई भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया है, इस फार्मूले पर बेस्ड, ठीक है। मगर आप इसको याद रख लीजिएगा, शायद पूछा जाए, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो आगे नहीं पूछेगा ऐसा भी नहीं है, मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बाकी सारी चीजें थी। तो मैं बताता जाऊंगा किस चीज का कितना वेटेज है, आपका काम है उसको उसी हिसाब से ध्यान रखना, और मैं उसी हिसाब से उस पर फोकस करूंगा, उसी हिसाब से उस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जरा देखो, इस चीज को मैं CSD में लिख लेता हूं। तो हमारा एक और फार्मूला क्या बना, लॉग P2 अपॉन P1 डेल्टा H वेपराइजेशन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, वेयर कौन कौन क्या क्या है ये भी लिख देता हूं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 Kelvin and T2 Kelvin are P1 and P2। देखो तो T1 केल्विन पर P1 है, T2 केल्विन पर P2 है। डेल्टा H वेपराइजेशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। मैं शॉर्ट नोट्स बनवाता जा रहा हूं, साथ में मैं सब कुछ साथ में करता जाऊंगा, मगर आपको अपने पक्ष का काम भी करना होगा। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। इसलिए आप इसको फार्मूले को याद रखिएगा, मगर मैं इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं, इस पर भी मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कैसे करना है। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं लाया हूं कि नहीं लाया हूं देख लेता हूं, नहीं तो मैं लिख दूंगा। अच्छा मैं लिख देता हूं। अब देखो बच्चों, इस पर क्वेश्चन कैसा है मैं लिख रहा हूं, आप करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छे से। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन लिक्विड at 300 Kelvin and 400 Kelvin temperature, vapor pressure of benzene liquid at 300 Kelvin and 400 Kelvin temperature, P1 and P2 atmosphere. Calculate value of log P2 upon P1 if enthalpy of vaporization, if enthalpy of vaporization of liquid is 8.314
आर, सॉरी 8.314 जूल। अब ऑप्शन में दे देता हूं, सारे बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। 3/4, 4/3, 15/12 और नन ऑफ दीज। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करें। हाँ, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अच्छे से करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन लिक्विड एट 300 and 400 केल्विन टेम्परेचर इज P1 और P2। दो टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है। आपसे पूछ रहा है log P2 अपॉन P1 की वैल्यू बताओ। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको दी है, तो आपने क्या किया? फार्मूला लगाया, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आपको ये निकालना है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या दी है? 8.314 जूल। यूनिट का विशेष ध्यान दें, यूनिट का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो यूनिट आप डेल्टा एच की रखोगे वही यूनिट आर की रखनी होगी, जैसे यूनिट कैंसिल हो सके। तो देखो, इसकी यूनिट क्या है? जूल, तो आर की यूनिट जूल में रखनी पड़ेगी। आर की यूनिट जूल में कितनी होती है बताओ? 8.314 जूल होती है। आर की यूनिट जूल में 8.314 होती है। और मैंने ऐसे ही किया है जैसे कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। ये देखो, तो ये और ये कट गया। अब वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन 2.3032। अब एलसीएम ले लो, 300 इंटू 400। ऊपर क्या आएगा? 400 माइनस 300। अब कैलकुलेट करो, तो ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा ये इंटू 400 इंटू 300, ये कट गया। अब ये आंसर आ गया 12 और इंटू 100, ये 100 भी तो है ना। अब ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ गया। सारे बच्चे समझ पाए कैसे किया? यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी पर फार्मूला बेस्ड आएगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू डालनी होगी। यदि कभी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना, फार्मूला बेस्ड आएगा, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी होगी। यदि फार्मूला याद है तो डाल दोगे वैल्यू, नहीं तो नहीं डाल पाओगे। तो इस वजह से आप फार्मूला याद रखिएगा, इस वजह से आप फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जिससे ज्यादा वेपर बनती है, और वेपर ज्यादा बनती है तो प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होता है। किसी ने पूछा कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करोगे? log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन 2.3032 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। हाँ, यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि P1 अपॉन P2 दोनों प्रेशर है। प्रेशर अपॉन प्रेशर यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस आंसर की कोई यूनिट नहीं होगी, इस आंसर की कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, तो प्रेशर अपॉन प्रेशर कट गया यूनिट, तो यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। हाँ बेटा पीयूष, वो डलवा दूंगा, आज करवा दूंगा, क्योंकि कल संडे था, आज करवा दूंगा, मैंने पढ़ लिया तुम्हारा कमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और आपको एक और बात समझाते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है बताओ भाई, कोई बच्चे बता सकता है? कोई बच्चे बता सकता है? वेपर प्रेशर ऑफ, अच्छा, मौर्य कह रहा है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने में, इसका मतलब क्या है?
इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने का मतलब है जो प्रोसेस है आगे की ओर जा रहा है, लिक्विड वेपर ज्यादा बना रहा है, लिक्विड वेपर ज्यादा बना रहा है, इसका मतलब ये है। अब गौर से मेरी बात सुनना, मैंने इसके जस्ट नीचे ये हेडिंग क्यों पढ़ाई है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं इस बात को, बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, और इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं भी यही सोचता था। क्या सोचता था मैं बता देता हूं। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, क्योंकि जब तक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं आएगी तब तक रिलेशन नहीं समझ पाओगे। सारे बच्चे मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताएं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है। देखो ये लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, अब मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट बनाना है, बताओ कैसे करोगे, बताओ। हाँ सारे बच्चे, डेफिनेशन क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट की, कोई बता सकता है, कोई बच्चा ये बता सकता है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। देखो यस यस वेरी गुड, हाँ शकील बहुत सही, बहुत सही, जल्दी जल्दी बताइए, आप शॉर्टकट में लिख दो मैं समझ जाऊंगा। यस अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, जरा ये बताओ एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है, जैसे मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो इस कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर के बाहर, क्लोज कंटेनर के बाहर जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्लोज कंटेनर के बाहर जो भी प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इतनी बात सही है। कंटेनर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है। क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले। यस, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mm ऑफ Hg। क्लियर है। अच्छा अब मेरी बात को गौर से सुनिए और समझिए और बताइए, ठीक है। अब देखो इस लिक्विड को जब आप हीट करोगे, तो जब आप हीट करोगे तो वेपर बनेगी, ये देखो मैं इसको हीट कर रहा हूं ऐसे, तो जब मैंने इसको हीट किया तो वेपर बनी, और जो वेपर बनी मैंने उसको ऐसे, ये देखो वेपर बनी, ये वेपर बन गई। अब जब वेपर बनेगी तो वेपर का प्रेशर आएगा, वेपर बनेगी तो क्या है, वेपर का प्रेशर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अमित बेटा मिल जाएंगे, नहीं दिख रहे हैं तो मिल जाएंगे, है ना, आप टेक टीम को या टीम को कांटेक्ट करो, मिल जाएंगे। अच्छा अब मुझे थोड़ा पढ़ा लेने दो। तो देखो जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर बनेगी, और जब वेपर बनेगी तो वेपर का प्रेशर आएगा। अब गौर समझिए, सब लोग समझिएगा, ये क्या आया, वेपर का प्रेशर, सब लोग सुनते जाइएगा। हीट करते जाओगे वेपर बनती जाएगी, वेपर बनती जाएगी तो वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये बात तो सही है ना भाई, आप हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो वेपर का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इसके बराबर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वेपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा तब हम यहां पर थर्मामीटर लगा देंगे ऐसे, जरा देखिए, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा तब हम वहां पर थर्मामीटर लगा देंगे। कहां गया मेरा थर्मामीटर, है कहीं यार, होना चाहिए केमिस्ट्री में, रबर पाइप, ये है थर्मामीटर। तब हम क्या करेंगे, थर्मामीटर लगा देंगे, ये देखो, एक मिनट बच्चों, थर्मामीटर लगा देता हूं,
ये थर्मामीटर है हमारा। अब इसको लगाते हैं चल के, ये लगा दिया मैंने थर्मामीटर। अब गौर समझो, अब गौर समझिए सारे लोग, अच्छे से समझ पा रहे हैं? थर्मामीटर दिख रहा है? अब गौर से देखो, मैंने क्या किया, आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? अभी आपने पीछे पढ़ाया है, आपने पीछे क्या पढ़ाया है? आपने पीछे अभी मुझे पढ़ाया है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 उसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगी। और जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गई, उस समय जैसे ही वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गई, उस समय हम टेम्परेचर पढ़ेंगे कि लिक्विड का टेम्परेचर है कितना। मैंने देखा कि यार लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैंने कहा कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय मैं क्या करूंगा, लिक्विड का टेम्परेचर पढ़ूंगा थर्मामीटर में। उस समय जो भी टेम्परेचर होगा, उस समय जो भी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, उस समय जो भी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड होगा उसी को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। उसी को कहा जाता है क्या बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या हुई, पहले समझ में आई सबको डिफिनीशन समझ में आई? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो भी टेम्परेचर लिक्विड का होता है उसी को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस समय इस लिक्विड का जो भी टेम्परेचर होगा उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलेंगे, उसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो अब मैं इस डिफिनीशन को लिख देता हूं, क्या है बॉइलिंग पॉइंट? क्या होता है? एट दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर of liquid is equal to atmospheric pressure. जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब गौर से मेरी बात सुनना। जब बॉइलिंग पॉइंट पे कोई लिक्विड है, एट बॉइलिंग पॉइंट, यदि कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, उस जगह प्रेशर कितना होगा? बताओ, उस जगह वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होगा? बताइए। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है तो उस जगह वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल या फिर कुछ और? कैन नॉट से, कह नहीं सकते। बताइए। जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? बताइए। अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं। पहले मैंने बोला कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है
तो उस समय जो भी लिक्विड का टेम्परेचर है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब मैं उल्टा घुमा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब बॉइलिंग पॉइंट आया तो उस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा? बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन के हिसाब से कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जब कहीं पर कोई क्वेश्चन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है तो वहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने आप गिवन है, कितना? जितना उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यस यस यस, 1 नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बहुत सारे बच्चे 1 लिख रहे हैं, 1 नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। 1 क्यों नहीं, अभी बताऊंगा। तो एक बात समझ में आ गई, ये पॉइंट उल्टा भी याद रखना, क्वेश्चन में फंसोगे। यदि कोई क्वेश्चन उसके बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है तो वहां पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने आप कितना ले लोगे? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर। वहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर वो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने बॉइलिंग पॉइंट बता रखा है ना। जब बॉइलिंग पॉइंट बता रखा है तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट पर जो भी लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, है ना। तो अब इस बात को मैं जरा थोड़ा सीएचडी में भी लिख देता हूं, जैसे आपको ये सारी बातें ध्यान ना है, इन पर क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपको सारे याद होने चाहिए अच्छे से, वो मेन चीज है। क्वेश्चन चाहे जो आए, आएगा कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड, नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे? नहीं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना यार। तो देखो, पहली बात, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितना होगा? तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये बात क्लियर है? लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, अगला जो पॉइंट लिख रहा हूं, अब मेरे को कोई बच्चा जवाब दे, कोई बच्चा जवाब दे, मुझे कितनी वेपर बनानी है? बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए मुझे कितनी वेपर बनानी है? उतनी वेपर बनानी है जितने से लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। हमें बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए कितनी वेपर बनानी है? हमेशा फिक्स अमाउंट ऑफ वेपर बनानी है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन क्या है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब लिक्विड के टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऑलवेज आपको कितनी वेपर बनानी है? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मुझे बताओ, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सपोज करो कम हो जाए, जैसे यहां 1 है, 1 की जगह ये 0.5 हो जाए, तो अब आपको ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि कम? आंसर दो, सब लोग सुनिएगा। यदि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आधी कर दूं, 0.5 कर दूं, तो अब मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी कि कम? कम। वेरी गुड, कम। क्यों? क्योंकि एम क्या है, डिफिनीशन क्या है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस समय जो भी टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हमें कम कम वेपर बनानी पड़ेगी, और जब वेपर कम बनानी है तो टेम्परेचर भी कम लगेगा, टेम्परेचर भी कम लगेगा। यदि, गौर सुनो, यदि वेपर प्रेशर, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वैल्यू करनी है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, और ज्यादा वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हमें कम वेपर बनानी पड़ेगी, और वेपर कम बनानी पड़ेगी तो टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा, है कि नहीं? इसका मतलब यदि कोई ये बात कह दे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यदि आधा कर देंगे
तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा बताइएगा। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड at 1 atmospheric pressure. If atmospheric pressure is reduced to 50%, then boiling point of water is A, 100 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का कांस्टेंट है, इसलिए 100 रहेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, रहेगा क्या ये आप बताओगे। 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा, हम भाई कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट से एनीथिंग। बताओ क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? जो मैंने पढ़ाया है वो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से बताना, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं। आपने क्या किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम किया है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर है सबको? अब बच्चा कहेगा सर यार आप रायता फैला रहे हो। मैंने कहा क्यों भाई, क्या दिक्कत आई? बच्चे ने कहा सर हम पूरी जिंदगी से पढ़ के आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स वैल्यू है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप कह रहे हो कि यार ये वेरिएबल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। आप हमेशा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स पढ़ते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसा क्यों? अब गौर समझो, रीजन ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स है। ये जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, आपसे, आप जहां पे खड़े हो उससे 1 किलोमीटर ऊपर तक का लगभग जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है। मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं दिल्ली में हूं, मेरे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। आप बिहार में बैठे होगे, यूपी में बैठे होगे, आसाम में बैठे होगे, ठीक है, नेपाल में बैठे होगे, इंडोनेशिया में बैठे होगे, पाकिस्तान में बैठे होगे, ठीक है, मुंबई में बैठे होगे, महाराष्ट्र में बैठे होगे, तुम्हारे ऊपर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तुम्हारे ऊपर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। हाँ, एमपी, मणिपुर, हाँ भाई, गाजियाबाद, कानपुर, सब जगह। हाँ, युगांडा में भी होगा। इजराइल वालों को हिंदी नहीं आती है यार। लंदन, हाँ, लंदन वालों को आती है। इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो गौर सुनो, अब बातें ना करो, मुझे पढ़ाने पे ध्यान देने दो, ठीक है? बहु मक्कार, बातें करने कह दो ना तो बस चालू है ना। अच्छा, अब हाँ, कुवैत में भी बहुत सारे बच्चे कुवैत में भी पढ़ते हैं, सऊदी में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हम लोगों से। हाँ, काका देव तो कानपुर का ही है, ठीक है। हाँ, लखनऊ भी। चलो अच्छा, चलो कोई नहीं, आप लोगों से बहुत जल्दी हम लोग अब रिवील कर दें क्या? आप लोगों से बहुत जल्दी हम लोग पटना मिलने आ रहे हैं, ठीक है? तो जो बच्चे पटना के हैं उन सभी बच्चों से हम लोग मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है? कल परसों बता देंगे आपको। वाराणसी भी आएंगे किसी दिन टाइम लगा के, अब मगर पढ़ाने दो। तो देखो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, इसलिए कहा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है।
बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए कहा जाता है। बात समझ पाए? इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। मगर यदि कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता और बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा और बढ़ेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यह बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैं सारा का सारा यहां लिखता जा रहा हूं शॉर्ट नोट्स में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब और एक बात बताओ, एक बात और बताओ, डरना नहीं ना। क्या सभी लिक्विड को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर करना है? यस या नो? बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर को कितनी वेपर बनानी है जिससे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए? मान लो बेंजीन लिक्विड है तो उसको कितनी वेपर बनानी है जिससे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए? मान लो इथाइल अल्कोहल लिक्विड है तो भी उसको कितनी वेपर बनानी है जिससे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए? इसका मतलब सबको बराबर वेपर बनानी है। बनानी है कि नहीं बताओ भाई? सबको इसके बराबर लाना है ना, तो सबको बराबर वेपर बनानी है। यह बात सही है कि नहीं? लिक्विड कोई भी हो मगर उसको बराबर वेपर बनानी है, बराबर वेपर बनानी है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं बताओ? क्यों? क्योंकि कोई भी लिक्विड हो उसको उतनी वेपर बनानी है जितने से उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जितने से उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जब ये वाली वैल्यू फिक्स है तो बार बार आप उतनी ही वेपर बनाओगे जिससे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब मेरी बात गौर सुनना, डरना नहीं। यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो ये बता रहा है कि वो लिक्विड कम वेपर बनाता है, तभी तो उतनी ही वेपर बनाने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जरा समझना, यहीं पे खतरा है, यहां पे ही खतरा है, गौर समझिएगा, यहां पर ही खतरा है। देखो, यदि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल जानते हो ना, C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे एक एक करके बातें बताओ। जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आया तो इस जगह पे वेपर प्रेशर कितना है? जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आया तो उस जगह पे वेपर प्रेशर कितना है बताइए? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अच्छा, जब इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आया तो उस जगह पे वेपर प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है ना? सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उतनी ही वेपर बनाने के लिए इसको 100 डिग्री तक हीट करना पड़ा, उतनी ही वेपर बनाने के लिए इसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ा। यही तो मतलब हुआ, वेपर तो बराबर बना रहा है। क्यों? वेपर का प्रेशर बराबर है, वेपर का प्रेशर बराबर है, इसका मतलब वेपर तो बराबर बना रहा है। तो जब वेपर बराबर बना रहा है तो फिर एक को कम टेम्परेचर, एक को ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? एक को ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, एक को कम लग रहा है। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। क्या? पहली कि बॉइलिंग पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, मतलब हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है कि नहीं? तो एक बात तो यह डिफाइन हो जाती है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, कि यदि अलग अलग लिक्विड है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उनके नेचर पे डिपेंड करता है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ लिक्विड पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि उसको वो फोर्स ब्रेक करके ऊपर जाना है, उसको वेपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिक्विड के बीच के फोर्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तब वो वेपर के फॉर्म में जा पाएगा।
क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है, तो इसका मतलब उस फोर्स को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये निकल के आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। और कैसे डिपेंड करता है, अब जरा देखो, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। क्यों? फोर्स ज्यादा है, एक मिनट रुकना, उल्टा लिख दिया है, फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉरी उल्टा लिख दिया है, फोर्स ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, फोर्स ज्यादा है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वेपर तो सबको उतनी ही बनानी है। अब उतनी ही वेपर बनाने के लिए इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उनको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। और वाटर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक पॉइंट ये निकल के आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आ गया कि वो अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो हजम करना है आपको। गौर से समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन का जवाब पूछ रहा हूं, फिर मैं अपना पॉइंट लिखूंगा। देखो, वाटर ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उतनी ही वेपर बनाई है जितनी वेपर इथाइल अल्कोहल ने 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाई है। सही है कि नहीं, बताओ। वाटर ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी वेपर बनाई है, इथाइल अल्कोहल ने उतनी ही वेपर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना दी है। तो अब मैं आपसे यदि एक क्वेश्चन पूछूं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंने वाटर ले लिया, ये वाटर है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये इथाइल अल्कोहल है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेम टेम्परेचर ले लिया है, टेम्परेचर सेम है। अब बताओ, सेम टेम्परेचर पे वेपर ज्यादा कौन बनाएगा? सेम टेम्परेचर पे ये वेपर ज्यादा बनाएगा कि ये वेपर ज्यादा बनाएगा? बताइए। वाटर का वेपर ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा कौन बनाएगा? वेपर ज्यादा वाटर की होगी, ए वाटर की होगी और बी इथाइल अल्कोहल की होगी। बताओ, सारे बच्चे जवाब दें। दोनों लिक्विड को यदि मैं सेम टेम्परेचर पे कर दूं तो कौन ज्यादा वेपर बना रहा होगा? बताइए। कौन ज्यादा? तो देखो, गौर समझिए, उतनी ही वेपर बनाने के लिए इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और उतनी ही वेपर बनाने के लिए इसको कम टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब ये जल्दी वेपर बनाता है, तो सेम टेम्परेचर पर वेपर कौन ज्यादा बनाएगा? अल्कोहल। सेम टेम्परेचर पे वेपर कौन ज्यादा बनाएगा? अल्कोहल। और यदि अल्कोहल वेपर ज्यादा बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अल्कोहल वेपर ज्यादा बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था
वो ज्यादा वेपर बना रहा है। चेक करो, आपने कहा सेम टेम्परेचर पर अल्कोहल ज्यादा वेपर बनाएगा, तो यदि वेपर ज्यादा बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसीलिए एक रिलेशन स्टेबलाइज हो जाता है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बताओ सही बात है या नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ बेटा चंद्रा, कहां दिक्कत आ रही है? हाँ बिल्कुल सही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में ज्यादा होगा, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, है ना? मैं तो पूछ रहा हूं ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, तो ज्यादा वेपर ये बनाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आसानी से वेपर बना देगा, है ना? तो अब गौर से देखिए, किसने ज्यादा वेपर बनाई? अल्कोहल ने। और यदि अल्कोहल ने वेपर ज्यादा बनाई तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हुआ। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया। अब प्रॉब्लम जानते हो कहां है? प्रॉब्लम यह है कि हम सब जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है। तो बच्चा कह रहा है कि यार अभी आपने ये लिखाया, गौर से देखना, अभी आपने ये लिखाया कि बॉइलिंग, सॉरी कहां गया, ये लिखाया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप ये लिखा रहे हो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि दोनों ही तो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक टेम्परेचर ही है। तो गौर से दोनों में डिफरेंस समझिएगा, गौर से दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट का मतलब है कि किसी भी लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर से समझो, ये पॉइंट जो होता है एक ही लिक्विड पर वैलिड होता है। ये पॉइंट ये बताता है कि यदि वाटर का आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इथाइल अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट एक ही लिक्विड में टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच के रिलेशन को बताता है, एक ही लिक्विड में। दोनों में डिफरेंस समझना, है ना? यदि किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। और ये वाला पॉइंट जो है ये दो डिफरेंट लिक्विड के कंपेयर को बता रहा है, क्योंकि एक ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, एक ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 ही रहेगा ना यार, वो कब चेंज होगा? तो जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है? ये दो लिक्विड में कंपेयर करने के लिए कि भाई एक लिक्विड वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक लिक्विड इथाइल अल्कोहल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 है। अब बताओ किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों में से वेपर ज्यादा कौन बनाएगा, ये डिस्कस कर रहा है। ये वाला पॉइंट दो लिक्विड में कंपेयर को डिस्कस कर रहा है। ये क्या करता है? दो लिक्विड में कंपेयर को डिस्कस करता है। दो लिक्विड में वेपर प्रेशर के कंपेयर को डिस्कस करता है। बात समझ में आई? तो दोनों में डिफरेंस समझ के रखना। कभी कभी बच्चे यहां परेशान हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब दो लिक्विड में कहीं पूछ रहा है कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? तब हम इस रिलेशन से निकालेंगे।
कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्या ये बात सब बच्चे समझ पा रहे हैं? ये बात सब बच्चे समझ पाए कैसे लिखा है मैंने? और ये दोनों सही है, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ये और ये दोनों सही है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? बस यही कॉन्सेप्ट होते हैं, किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में इन्हीं छोटी छोटी बातों में फंसाया जाता है। टफ, ध्यान रखना, बड़ा कुछ नहीं होता है। कोई क्वेश्चन बहुत टफ है इसका मतलब उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत, हाँ बच्चों, अब देखो ऑडियो क्लियर है? अब देखो ऑडियो क्लियर बच्चों, अब देखो ऑडियो क्लियर है? अब देखो ऑडियो क्लियर है? क्लियर है। तो बात समझ पा रहे हो? आपसे जब भी कुछ पूछा जाएगा तो विद इन द सिलेबस ही पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन का लेवल टफ होगा। और लेवल टफ होने का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कई लग गए होंगे। एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। मैं तो यार मतलब बहुत सालों में जेई भी पढ़ाया है, नीट भी पढ़ाया है, तो मुझे तो इतना पता ही है कि क्वेश्चन कैसे टफ बनता है या कैसे टफ बनाया जाता कैसे टफ बनाया जाता है ना? तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, डरिएगा नहीं। जो पढ़ा रहा हूं वही कॉन्सेप्ट है और उसी से पेपर में सब आएगा। आप बस चीजों को डिफरेंशिएट करते सीखते जाइएगा, मतलब जो मैं पढ़ाता हूं उस पर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रखिएगा अपने को, मेरी बातों को समझते जाइएगा, जहां दिक्कत आए बताते जाओ। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, फिर दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि राज कह रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं दिया आपने, इतना टॉपिक पढ़ा दिया। एक तो राज की बड़ी प्रॉब्लम है, एक लाइन पढ़ाओ तो कहता है कि सर आप हर लाइन से क्वेश्चन कराते हो। तो आपने 2 लाइनें पढ़ा दी, 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं कराया। आपने 2 लाइनें पढ़ा दी, क्वेश्चन नहीं कराया। मैंने कहा प्रभु अभी क्वेश्चन करा देता हूं। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। छोटा सा रूम है, उसमें एसी ऑन कर दो तो सर्दी लगने लगती है, बंद कर दो तो गर्मी लगने लगती है। फैन ऑन नहीं कर सकते क्योंकि फैन ऑन करने से साउंड खराब हो जाता है। बड़ी मुसीबत है। चलो बताइए भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। पीए एंड पीबी आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। अब उनके बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट पी एंड पीबी आर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट, इतना और जोड़ लेना, एट, ठीक है, एट 200 केल्विन टेम्परेचर, इतना और जोड़। अब बताओ, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है 300, इसका कितना है 400। तो किसी भी वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये क्या है? इसका ज्यादा होगा।
सही है कि नहीं? सभी बच्चों को यह क्लियर है कि फर्स्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल कर दूंगा महाराज। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, ओके ओके, मानोगे ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। अब देखो, नेचर ऑफ लिक्विड पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मेथेन एंड CO2 at T Kelvin temperature is P1 and P2 respectively. Select the correct option. अब आपको मैंने पढ़ाया कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स के, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो वेपर प्रेशर फोर्स के कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि लिक्विड के बीच में फोर्स बढ़ेगा तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर कम होगा। तो अब बताओ कौन से लिक्विड के बीच में फोर्स ज्यादा है? मेथेन जो है वो सिमेट्रिकल है, ये देखो। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सेम टाइप के बॉन्ड लगे हैं तो ऑलवेज उसका डाइपोल जीरो होगा, चाहे ज्योमेट्री कुछ भी बन रही हो। फिर से सुनो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और उसने सेम एटम अपने से जोड़ रखे हैं तो ऑलवेज डाइपोल जीरो होगा। आप सॉल्व ही मत करो, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल। फिर से सुनो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और उससे जितने भी एटम जुड़े हैं वो सब सेम है, तो डाइपोल हमेशा जीरो होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसका डाइपोल जीरो है, मतलब इसमें कोई पोलरिटी नहीं है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारे सेम बॉन्ड है। अब इसमें क्या है? इसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, ये देखो SO2। और यदि किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है तो उसके पास हमेशा डाइपोल होगा। किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास यदि एक लोन पेयर है तो उसके पास हमेशा डाइपोल होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर वेक्टर को 100% कैंसिल आउट लोन पेयर वेक्टर करेगा और दूसरा लोन पेयर वेक्टर है ही नहीं भाई। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो दो वेक्टर 100% कैंसिल आउट कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साथ साथ में अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब मैग्नीट्यूड इक्वल वाला वेक्टर ही नहीं है, अब एक लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल के लिए दूसरा लोन पेयर होना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। तो मैथमेटिकली या फिजिक्स के हिसाब से देखो, ये केमिस्ट्री के हिसाब से मत पढ़ो, छोटी सी फिजिक्स छोटी सी मैथ लगाओगे ना तो डाइपोल मूवमेंट बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। यदि किसी के पास एक लोन पेयर है तो उसके पास हमेशा डाइपोल होगा, क्योंकि लोन पेयर वेक्टर को कैंसिल आउट कोई कर ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो जरा देखो, इसके पास एक लोन पेयर, तो इसके पास डाइपोल है, मतलब पोलरिटी है, इसका डाइपोल जीरो नहीं है। तो ये कैसा है? पोलर है। और ये कैसा है? नॉन पोलर है। तो फोर्स किसके पास ज्यादा है? फोर्स किसके पास ज्यादा है? इसके पास फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? मीथेन का ज्यादा होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? मीथेन का ज्यादा होगा, मीथेन का ज्यादा होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने डाइपोल मूवमेंट के दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इनको लिख लो कहीं पे, इनऑर्गेनिक में काम आएंगे, ठीक है? यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारे अटैच्ड एटम सेम है तो डाइपोल हमेशा जीरो होगा। आप काउंट ही मत करो, मतलब कैलकुलेट करके देखो ही नहीं, हमेशा जीरो होगा। आप ना मानो देख लो, PCl5 SO3 है ना, मेथेन, बेंजीन, XeO4, ठीक है, इन सब के डाइपोल जीरो है। CCl4, इन सब के डाइपोल जीरो है, हमेशा जीरो आएंगे।
और यदि किसी के पास एक लोन पेयर है तो उसका डाइपोल कभी जीरो नहीं होगा। सेंटर एटम के पास यदि एक लोन पेयर है तो उसका डाइपोल कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, वैसे इनऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, तब ये सारी बातें पढ़ाऊंगा। चलो अभी फिजिकल में आ जाओ। तो देखो हमें ये पता था कि वेपर प्रेशर और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब इस पॉइंट को भी मैं सीएसडी में लिख देता हूं। आपके मैं सारे नोट्स बनवाता जा रहा हूं, गड़बड़ कोई बच्चा ना करे। देखो वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये देखो क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। अच्छा अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी लिख देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन रह गई है ना, एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शॉर्टकट में लिखिए क्योंकि नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स है। देखो सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए, सारे फार्मूले लिख दिए, सारे रिलेशन लिख दी और सारी डिफिनीशन लिख दी एक ही पेज में। तो ये शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलिए, स्टोर करते चलिए। मैं सब कुछ क्लास में ही करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। तो ये बात समझ गए सब लोग, ये बात समझ गए? क्योंकि अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड खत्म है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड खत्म है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस यस। चलो अब हम लोग हेडिंग करने जा रहे हैं राउल्स लॉ। आपने प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ा है, अब मान लो सॉल्यूशन हो जाए तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्योर लिक्विड से निकल के सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं। मान लो दो लिक्विड को मिला के सॉल्यूशन बना दिया गया, दो लिक्विड को मिला के सॉल्यूशन बना दिया गया, तब वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? इस बात को किसने बताया? राउल्स ने बताया, इसीलिए इसको राउल्स लॉ कहते हैं। करना वही है, करना हमें वही है, वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, वेपर प्रेशर निकालना है। तो जब आप दो लिक्विड को मिलाओगे और सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या आएगा? अब एक एक करके सुनो। नहीं नहीं, एक बच्चा कह रहा सर बस बस मुझे दो चीजें पढ़ा लेने दो, ऐसा नहीं होता है, गौर समझो। देखो बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, बताओ भाई बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? मुन्ना बताओ, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन कंटेन दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। जब किसी के पास दो कंपोनेंट होते हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। दो कंपोनेंट का मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। और जरूरी नहीं है कि इनके नाम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिए जाए, कुछ और भी दे सकते हो। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसके पास दो कंपोनेंट। अब देखो जरा, अब मान लो उसमें से एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है, अब एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। ओ रहता फैला। हाँ कंपोनेंट 1, मान लो इसको मैं कहता हूं लिक्विड ए, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? लिक्विड ए। अब कंपोनेंट 2 है, इसका नाम क्या रख दिया? लिक्विड बी।
लिक्विड ए लिक्विड बी। अब देखो आप दो तरह से सॉल्यूशन बना सकते हो। केस 1, दोनों के दोनों लिक्विड वैलेटाइल हो, बोथ लिक्विड इज वैलेटाइल। वैलेटाइल का मतलब क्या होता है? वैलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर बनाते हो, है ना, जो लिक्विड क्या करते हो, जो लिक्विड वेपर फॉर्म करते हैं। वैलेटाइल लिक्विड किनको बोलते हैं? जो वेपर फॉर्म करते हैं। तो जो लिक्विड वेपर बनाते हैं उनको नाम दिया जाता है वैलेटाइल लिक्विड। तो एक रास्ता यह है कि ये भी वैलेटाइल हो, ये भी वैलेटाइल हो, बोथ लिक्विड इज वैलेटाइल, मतलब दोनों वेपर बनाते हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक लिक्विड वेपर बनाए तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा ना, बाइनरी सॉल्यूशन। भाई बाइनरी सॉल्यूशन तो तब भी बन जाएगा जब कोई एक लिक्विड वेपर बनाता हो। जैसे पानी में शक्कर डाल दो, शक्कर का मतलब समझते हो, चीनी, चीनी का मतलब शुगर, है ना। पानी में शुगर डाल दो, चीनी डाल दो, तो जब पानी में चीनी डाल दोगे और उसको हीट करोगे तो शुगर कभी नहीं उबलता है, शुगर नॉन वैलेटाइल होता है और पानी वैलेटाइल होता है ना, पानी वैलेटाइल होता है। तो एक टाइप का बाइनरी सॉल्यूशन आप ये बना सकते हो कि दोनों लिक्विड वैलेटाइल हो। एक टाइप का बाइनरी सॉल्यूशन क्या बना सकते हो? ओनली वन लिक्विड वैलेटाइल, ओनली वन लिक्विड वैलेटाइल। कि जब कोई एक लिक्विड वैलेटाइल हो, एक कंपोनेंट वैलेटाइल हो, दोनों ना हो, एक आप ऐसा बना सकते हो। मतलब सपोज करो ए वैलेटाइल नहीं है, सपोज किया आपने कंपोनेंट 1 नॉन वैलेटाइल है, कंपोनेंट 1 नॉन वैलेटाइल। नॉन वैलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर ना बनाता हो। नॉन वैलेटाइल का मतलब क्या है? जो वेपर ना बनाता हो। और यदि ये नॉन वैलेटाइल है तो क्या इसका वेपर प्रेशर आएगा? नहीं, जीरो। जब वो वेपर बना ही नहीं रहा है तो वेपर प्रेशर कैसे आएगा? जब वो वेपर बना ही नहीं रहा है तो वेपर प्रेशर कैसे आएगा? है कि नहीं? और दूसरा लिक्विड वैलेटाइल हो, कंपोनेंट 2 वैलेटाइल है, इसका मतलब ये वेपर बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर आएगा। तो क्या ये बात समझ गए सब लोग? क्या ये बात समझ गए? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट को मिलाकर दो तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। एक जब दोनों लिक्विड वैलेटाइल हो, और एक जब कोई एक लिक्विड वैलेटाइल हो। और एक और सॉल्यूशन बनाया जा सकता है जब दोनों वैलेटाइल ना हो। मगर यदि दोनों वैलेटाइल नहीं है तो वेपर ही नहीं बनेगी, और वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या निकालेंगे हम लोग? है कि नहीं? इसीलिए आपको दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं कि जब दोनों वैलेटाइल हो, जब एक वैलेटाइल हो। दोनों वैलेटाइल है तो दोनों की वेपर बनेगी, एक वैलेटाइल है तो किसी एक की बनेगी। तो अब इन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें पढ़ना है, और ये कैसे निकाला गया ये राउल्ट्स ने बताया था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कल, आज नहीं, आज इसी जगह पे छोड़ रहा हूं, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। अब आप सबका काम क्या है? आप सभी बच्चे अभी मोल कॉन्सेप्ट ही लगाएं। अभी आपको कोई डीपीपी नहीं करनी है, आपको एक सब हेडिंग पढ़ाई है, वेपर प्रेशर, सिर्फ एक सब हेडिंग वेपर प्रेशर। कल के बाद आप डीपीपी लगा पाओगे, डीपीपी नंबर 1 वो मैं आज अपलोड करा दूंगा। आपका काम क्या है? मोल कॉन्सेप्ट ही लगाना है आपको। अभी कल जब आप क्लास में घुसोगे उससे पहले ये रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि इसका टेस्ट होगा। हर क्लास में 2 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, टीएसडी। तो आज जितना भी पढ़ाया है उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन में क्लास में घुसते ही हम लोग टेस्ट के फॉर्म में करेंगे। देन आज मैं आपको क्या क्या अपलोड करा दूंगा बता देता हूं। आपको ब्लैंक पीपीटी अपलोड करा दूंगा मोल कॉन्सेप्ट की, मोल कॉन्सेप्ट की ब्लैंक पीपीटी अपलोड करा दूंगा, मोल कॉन्सेप्ट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपलोड करा दूंगा। ये चीज बाकी रह गई है।
ये चीज मोल कॉन्सेप्ट में अपलोड कराना बाकी रह गया, वो मैं करा दूंगा, बाकी सब अपलोड है। ब्लैंक पीपीटी रिवीजन करने के लिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। सभी सीएचडी का पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ दे सकता हूं, मैंने अपने हाथ से लिखा था वो वाला कहो दे दूं। वैसे सारे बच्चे अपने हाथ से बना सकते, मैं क्लास में बनवाता रहता हूं। कहां चला गया आज का सीएचडी, मैं यार क्लास में बनवाता रहता हूं। ये देखो, अब ये सब आपको नोट करना पड़ेगा, मैं क्लास में ही सारा बनवाता चला जाता हूं, जैसे आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। बाय, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे कल, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हाँ, अभी केमिस्ट्री, अब इसके बाद होगी बायो की क्लास और इसके बाद फिजिक्स की।